दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड की, इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, और शायद ही कोई मार्केट में हो जिसने डिवीज़ लैबोरेटरीज का नाम ना सुना हो। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना जब कोई स्टॉक आपको रिटर्न देता है तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर है, इसने 50 गुना कर दिया पैसे को, 100 गुना कर दिया। लेकिन डिवीज़ लैबोरेटरीज ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 600 गुना कर वापस दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट पर डिवीज़ लैबोरेटरीज के स्टॉक को, जिसने इंसेप्शन से होल्ड किया हुआ है, उसको अक्टूबर 21 तक तकरीबन 600 गुना का बड़ा रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद स्टॉक में आपको 35% की करंट में गिरावट देखने को मिल रही है। खरीदने का सही मौका है या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? क्या गिरावट खत्म हो चुकी है या फिर अभी गिरावट जारी है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डिवीज़ लैबोरेटरीज जो कि आपको हमेशा से ही एक शानदार मोमेंटम में चलता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली जब कोविड आया तो आपको इस स्टॉक के अंदर मानो पर लगते हुए नजर आए, और ये स्टॉक जो है ये आपको आसमान छूने की तैयारी करता हुआ नजर आया। हालांकि अब जैसे कि पेंडेमिक की सिचुएशन ईज ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है, तो सभी एनालिस्ट, सभी रिसर्चर्स अब ये बोल रहे हैं कि अब इस स्टॉक के अंदर वो ग्रोथ स्टोरी उस स्पीड से नहीं लिखी जा सकती, और इन्हीं सब आर्टिकल्स की वजह से, इन्हीं सब न्यूज़ की वजह से आपको स्टॉक के अंदर दबाव आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेनी स्टॉक्स न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन देते हैं, आपको डिवीज़ लैबोरेटरीज जैसे मल्टी बैगर दिग्गज स्टॉक भी न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन देते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको मार्केट में इस स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। और इस पैनिक सेलिंग के बीच में ये स्टॉक आपको 35% तक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकलिटी क्या कहती है इसके बारे में यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 1 लाख रुपए की मार्केट कैप थी और अब 93,790 की मार्केट कैप यहाँ देखने को मिल रही है। 5425 रुपये इसका हाई हुआ करता था, वहाँ से काफ़ी अच्छा करेक्शन 35% का, और 3500 के रेंज में आपको ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लो बनाया है वो 3365 का है। कुछ रिकवरी आपको यहाँ पर तकरीबन 200 रुपये के आसपास की देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार नजर आता है। आरओई, आरओसी का रिटर्न जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप शेयर होल्ड करते हैं, इसका मतलब आप कंपनी की इक्विटी होल्ड कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% का रिटर्न यहाँ नजर आ रहा है। 35% का रिटर्न आरओसी, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 35% का रिटर्न है। एवरेज पी 20.8 का है और स्टॉक का पी 31.7 का चल रहा है, यानी स्लाइटली आपको प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। स्लाइटली नहीं, काफ़ी अच्छे प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बुक वैल्यू को देखें तो 8 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। तो जितना बड़ा रिटर्न इसने बना कर दिया है, कहीं ना कहीं अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है डिवीज़ लैबोरेटरीज का ये स्टॉक। और इसके साथ साथ एक डेट फ्री स्टॉक है और सबसे बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके बाद हम देखें तो डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार नज़र आती है और फेस वैल्यूज 2 रुपीज़ की यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक एक बार आपको फिर स्प्लिट की चांसेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉक जो है वो अच्छे मोमेंटम में था अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आपको गिरावट देखने को मिली। पहले 50 डीएमए के लेवल्स को इसने ब्रीच किया, 2 बार उसके आसपास से टर्न ले चुका था, 3rd टाइम इसने इसको ब्रीच कर दिया। वापस से ट्राई भी किया 50 डीएमए को क्रॉस करने का, लेकिन उसके बाद 200 डीएमए को भी इसने वायलेट कर दिया, और बाद में 50 डीएमए की लाइन आपको 200 डीएमए की लाइन को कट करती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद स्टॉक पर काफ़ी प्रेशर था, और अगर बात करें लास्ट 5 डेज़ की तो स्टॉक ने बिल्कुल ही तबाही मचाई है। और आपको ये स्टॉक जो है ये तकरीबन आप यहाँ देख सकते हैं 20 मई को किन लेवल्स के ऊपर था। यहाँ पर आपको 4304 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। वहाँ से जो डिप आया है ये 3400 रुपये आ गया, यानी 1000 रुपये के आसपास आपको ये स्टॉक टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या रिजल्ट बहुत ख़राब है या क्या रीज़न था, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी में कोई भी कंसर्न आपको नज़र नहीं आएगा, कोई कौन सही नहीं, सिवाय इसके कि ये आपको महंगा बिकता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरह का रिटर्न इसने बना कर दिया है, ऑब्वियस है प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स और डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, डबल डिजिट 23% की CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। हेल्दी डिविडेंड भी पे करते हैं।
अब यहाँ कंसर्न क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। पेयर से कंपैरिजन करें तो अनडाउटेडली अनमैचेबली एक बड़ा दिग्गज मार्केट लीडर है, मार्केट प्लेयर है और मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट कैप होल्ड करता है। यहाँ क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस देखेंगे तो 78% का है। सेल्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ग्लैंड फार्मा से डबल देखने को मिल रही है। क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है। आरओसी रिटर्न 24 के कंपैरिजन में 35 देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड सबसे शानदार देखने को मिल रहा है। तो ये सभी फ्रंट के ऊपर आपको डिविज लैबोरेटरीज जो है उसका कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पर आसपास आपको नज़र नहीं आता। इसके अलावा पी रेशियो जो है वो 31.72 है। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1700, 1800, 1900 और फिर 2400, 2500 करोड़ और फिर 2518 करोड़। प्रॉफिट्स भी आपको लास्ट 2 क्वार्टर से 4 डिजिट में आ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44% का बड़ा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अभी तक का। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दिया है। हल्का मार्जिनल प्रेशर आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर दिखाई दिया है, बट ये इतना बड़ा रीज़न बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको स्टॉक जो है वो इस हद तक टूटता हुआ नज़र आए या 35% की बड़ी करेक्शन लेता हुआ नज़र आए। मार्च से कंपैरिजन करें तो 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब 895 करोड़, तकरीबन 900 करोड़। और दिसंबर में 902 करोड़ था, तो वहाँ से आपको 7 करोड़ प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आया है, जिसका इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक के ऊपर और बिल्कुल नज़र आ रहा है। जिस स्पीड से ये स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, 35% का बड़ा ब्रेक यहाँ पर नज़र आ रहा है। ईयरली बेसिस पर बात करें तो स्टॉक का कोई जो है वो पैरेलल नज़र नहीं आता। आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3882 करोड़, तकरीबन 4000 करोड़ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 2022 में निकल कर आते हुए दिखाई दिए हैं। और जो है नेट प्रॉफिट वो 2960 करोड़ के रेंज में आपको नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि किसी भी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। और आपको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 1984 करोड़ का था और अब तकरीबन आपको 3000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 111.52 का ईपीएस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड 27% के आसपास है, तो वो भी आपको स्टेबल नज़र आ रही है पिछले 2 सालों से। बैलेंस शीट की बात करें तो 11,675 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही है। बोरोइंग्स पहले ही बोरोइंग्स इस कंपनी में नहीं थी, नील डेट था। जो 40 करोड़ के आसपास की बोरोइंग 2 साल पहले थी, वो अब ऑलमोस्ट नील होती हुई नज़र आ रही है। 4 करोड़ की एक बोरोइंग यहाँ पर बोरोइंग की फिगर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस कंपनी में करंट एसेट्स की कैश इक्विवेलेंट कितना है तो 2819 करोड़ एक कैश रिच कंपनी है और 4 करोड़ की बोरोइंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 52% का प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईआई ने यहाँ हल्का से अपना स्टेक जो है वो कम करते हुए नजर 19.30 से 18.45 यानी हल्की मार्जिनल नेट में बिकवाली आपको थोड़ी सी देखने को मिली है एफआईआई की, लेकिन ये भी इतना बड़ा रीज़न नहीं हो सकता कि आपको स्टॉक में इस तरह का दबाव आता हुआ दिखाई दे। डीआईआई ने वो जो बिकवाली एफआईआई ने की है वो डीआईआई ने खरीदारी के तौर पर रिटर्न कर दी और 17.73% से 18.32% अब डीआईआई की होल्डिंग दिखाई दे रही है और पब्लिक एट लार्ज के पास भी स्टेक आपको 0.26% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ी वोलेटिलिटी भी आपको या पैनिक सेलिंग जो है वो भी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि पब्लिक के पास स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। तो ये तो हुए फंडामेंटल्स। अब टेक्निकल्स क्या कहते हैं, इससे पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आने वाला जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकता है, बट रेवेन्यू के फ्रंट पर उम्मीदें ऐसी की जा रही हैं क्योंकि
अब कोविड पेंडेमिक जो है इसकी सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ईज होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से फार्मा सेक्टर के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली थी शायद वो कूल ऑफ होती हुई नज़र आए, ऐसा एनालिस्ट का और रिसर्चर्स का मानना है, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसकी वजह से आपको ये सारी स्टेटमेंट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं कि आने वाले टाइम में आपको जो फार्मा सेक्टर है वो शायद उस स्पीड से ग्रोथ करता हुआ नज़र ना आए जिस स्पीड से वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, और इस वजह से लोग अपना पैसा जो है वो फार्मा सेक्टर से खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें समझने चाहिए। एक कि अगर स्लाइटली आपको रेवेन्यू जो है वो लैग करता हुआ नज़र आता है या फिर प्रॉफिट्स जो है वो लैग करते हुए नज़र आते हैं, तो इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि USD टू INR का जो कंपैरिजन है वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। INR जो है वो USD के कंपैरिजन में कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका फ़ायदा हमें दो सेक्टर के अंदर प्राइमरली होता हुआ दिखाई देने वाला है। एक फार्मा सेक्टर और एक IT सेक्टर। IT सेक्टर मेजर एक्सपोर्टर है और फार्मा सेक्टर इंडिया का सेकंड, या आप कहें कि एक मेजर एक्सपोर्टर है। हम लोग दवाइयाँ और IT सर्विसेज जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट बिल के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा, जो कि डेफिनेटली आपको दिखाई देने वाला है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर की एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि फार्मा सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट आपको आने वाले टाइम में इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है, बिकॉज कि हम मेजर रॉ प्रोडक्ट जो है जो कि मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है वो सारा हम इंपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको अभी तक मार्जिन्स जो है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन मार्जिन्स के ऊपर आपको इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि USD जो है वो अगर मजबूत होता है, USD जो है वो अगर और मजबूत होता है तो आपका एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से आपको उसका इम्पैक्ट भी आपको स्टॉक के ऊपर आता हुआ नज़र आ सकता है। अब चलते हैं टेक्निकलिटी की तरफ, और टेक्निकली चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको नज़र आ रहा है 3533 के ऊपर। अब कुछ रेंज है जिन रेंज पर हमें नज़र डालनी चाहिए और चीज़ों को आप समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। स्टॉक जो है वो अभी आपको 3533 के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और RSI के ऊपर नज़र डालिए। RSI आपको 30 के नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड। बात कर रहे हैं डिवीज लेबोरेटरीज की और बात कर रहे हैं डेली कैंडल चार्ट की। डेली कैंडल चार्ट क्यों लगाते हैं? वो इसलिए क्योंकि सबसे एक्यूरेट कैंडलस्टिक इन्फॉर्मेशन या चार्ट इन्फॉर्मेशन आपको डेली कैंडल चार्ट के ऊपर मिलती है। स्टॉक ने यहाँ इन लेवल्स के ऊपर तेज़ गिरावट क्यों दिखाई, अब ये भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ आप ये लेवल देख रहे हैं 3889, जिन लेवल्स पर ऑलरेडी इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और मल्टीपल टाइम 2 या 3 टाइम्स आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट आया तो आप ये ब्रेकआउट देख पा रहे हैं किस तरह का ब्रेकआउट था। वापस से इसने इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट भी लिया मल्टीपल टाइम, लेकिन थर्ड टाइम ये आपको यहाँ इस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये सपोर्ट आपको यहाँ ब्रेक होता हुआ नज़र आया तो स्टॉक आपको इमीडिएटली कुछ ही दिनों के अंदर आपको स्टॉक जो है वो 3350 के लेवल्स तक आता हुआ नज़र आया, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर इस स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट मिला और वो सपोर्ट यहाँ आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। 3 टाइम्स यहाँ आपको सपोर्ट लेकर मजबूती से आगे बढ़ा स्टॉक और इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक अगर यहाँ से आपको रिकवरी लेता हुआ नज़र आता है तो क्या लेवल्स बनेंगे? सबसे पहला लेवल जो है वो 3890 का ही है, यानी तकरीबन 3900 के आसपास इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है। माइट भी आपको कुछ समय तक स्टॉक जो है वो इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ नज़र आए। अगर यहाँ से निकलता है तो स्टॉक में आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, वापस से 4600, 4700 या फिर उससे भी बड़े टारगेट्स आपको मिड टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में कुछ रिकवरी आपको आती हुई नज़र आई है, क्योंकि निफ्टी ने 15,750 के लेवल्स को होल्ड कर हल्की रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया है। अगर ये रिकवरी सस्टेन करती है, अगर ये स्टॉक आपको 3900 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है
तो आपको रिकवरी आने की चांसेस नज़र आएगी। दूसरा स्टॉक जो है वो अब आपको RSI 30 के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ओवर सोल्ड हो गया है। तो यहाँ से भी एक पुल बैक बनता है, अगर वो पुल बैक आता है तो भी आपको स्टॉक तेज़ी में आता हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको होती हुई नज़र आ सकती हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि अगर स्टॉक मार्केट के वजह से आपको फिर इससे भी नीचे आता हुआ नज़र आया, इन लेवल्स को तोड़ देता है 3350 को, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपको 3025 पर, यानी थोड़ा गहरा डिप यहाँ देखने को मिलने वाला है। तकरीबन 10 से 15% की गिरावट यहाँ पर और हो सकती है अगर 3350 के नीचे, 3350 के नीचे ये स्टॉक स्लिप करता है। तो अगर 3350 के लेवल को भी स्लिप करता है तो 3025 का लेवल, लेकिन 3025 एक डेंजरस लेवल है। और वो क्यों है वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टॉक आपको यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी चार्ट के ऊपर अगर आपको कोई गैप देखने को मिलता है, चार्ट में अगर प्राइसिंग के अंदर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और वो गैप देखने को मिलता है और स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नज़र आता है, तो इसका एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि स्टॉक उस गैप को फिल करेगा। कहने का सेंस कि एक अनरिटन स्टेटमेंट है कि सभी चार्ट पर जितने भी गैप्स हैं, गैप्स कभी ना कभी आपको ज़रूर फिल होते हुए नज़र आते हैं। अगर चार्ट में कभी गैप बना है तो वो कभी ना कभी ज़रूर फिल होगा। तो यहाँ आपको एक गैप नज़र आ रहा है 3025 से लेकर 2815। तो ये जो गैप है ये थोड़ी चिंता बढ़ाता है कि अगर 3025 का लेवल भी अल्टीमेटली ये स्टॉक आपको गिरावट में तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर आपको इस स्टॉक के अंदर ये लेवल्स जो हैं 2815 तक के ये देखने को मिल सकते हैं। 2815 के नीचे भी अगर ये स्टॉक आपको ट्रेवल करता है फिर ये स्टॉक आपको बेहद कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और फिर उसके बाद जो रिकवरी है वो काफ़ी लंबा टाइम लगा सकती है, बावजूद इसके कि ये एक बहुत बड़ा दिग्गज मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन अगर इन लेवल से नीचे जाता है तो फिर आपको इसकी गिरावट जो है वो काफ़ी गहरी होती हुई नज़र आ सकती है, जिससे रिकवरी की चांसेस जो है फिर वो काफ़ी टाइम ले सकती है और स्टॉक आपको काफ़ी बड़ा डिप दिखा सकता है। तो ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन से लेवल्स तक स्टॉक आए तो आपको उसके अंदर बाइंग स्टार्ट करनी है, कहाँ से चांसेस है कि स्टॉक घूम सकता है और कहाँ से स्टॉक जो है अगर वो उन लेवल से नीचे आए तो फिर आपको उसके अंदर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन लेवल्स के बाद स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ गिरावट या भारी दबाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक में बहुत ही बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तकरीबन 3350 रुपये के लेवल पर मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक को इन लेवल्स को ब्रीच नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा सपोर्ट आपको यहाँ भी देखने को मिला था, स्टॉक ने इसको ब्रीच कर दिया। अगर इन लेवल्स को भी ब्रीच करता है तो यहाँ तक आ सकता है और अगर इन लेवल्स को भी ब्रीच करता है तो फिर ये अपने इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ रहा है। ये क्लियर कट इंडिकेशन जो है ये कन्फर्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये जो 2815 से लेकर 325 का जो लेवल है, 2825 से 325 ये जो लेवल है 200 रुपये का, ये एक डेंजरस लेवल है। अगर इस लेवल तक स्टॉक स्लिप करता है तो फिर इस स्टॉक में रिकवरी का काफ़ी टाइम लग सकता है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई हो और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आप इसके लिए डिसाइड कर सकें कि अब आप इसको इस स्टॉक के साथ किस तरह से बने रहना चाहते हैं। रिस्क एपेटाइट अच्छा हो तो इस मल्टी बैगर स्टॉक को होल्ड करें, और अगर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा समय होल्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करना होगा कि किस लेवल के बाद आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। बट 3900 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर से शायद आपको वही तेज़ी इसके अंदर देखने को मिलेगी, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। पेंडेमिक का दौर गुजर गया, ये बात एग्री है, लेकिन आपको बीमारियां जो हैं, जो चीज़ें हैं
वो आपको पूरी तरह से क्लियर कट पिक्चर अभी तक देखने को नहीं मिली है। चाइना के अंदर अभी भी लॉकडाउन है और कोई भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में अगर चीज़ें घूमती हैं तो आपको जो एडवर्स इफ़ेक्ट अगर आते हैं तो ये जो फार्मा स्टॉक्स हैं ये आपको वापस से वही तेज़ी पकड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको डे बाय डे जो है न्यू डिजीज़ और न्यू जो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, इसके बीच में भी आपको फार्मा सेक्टर आने वाले समय में इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ सकता है। एफआईआईज़ ने कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं की है, इसलिए इस बात का टेंशन मत लीजिएगा कि एफआईआईज़ ने इसके अंदर से पैसा निकाल दिया है, इसकी वजह से ये स्टॉक आपको कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले ग्रोथ की प्रिडिक्शन की वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर ये जो डाउनफॉल आता हुआ नज़र आ रहा है ये नज़र आया है, और एक लेवल पर जाने के बाद डेफिनेटली इस स्टेटमेंट्स का असर जो है वो आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और स्टॉक वापस आपको उसी तरह का मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।